नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कुषाण वंश, जो कि एक अ, आक्रमणकारी था, विदेशी आक्रमणकारी था और भारत में आक्रमण किया था। ये मौर्य वंश के समय में किया था, जब मौर्य वंश चल रहा था। तो ये समकालीन किसके था? ये समकालीन था सातवाहन वंश के समय, शक वंश के समय। तो उसमें से जो कुछ सामंती निकले थे कुषाण वंश में, जो दो गुप्त सामंत निकले थे, जो श्रीगुप्त था और एक घटोत्कच था। तो इन्होंने, ये दोनों ने मिलकर गुप्त काल वंश की स्थापना किया था। तो खैर, ये गुप्त काल वंश की जो इन दोनों ने स्थापना किया था, ये वास्तविक स्थापना मतलब संस्थापक नहीं थे। तो हम लोग आज के जो इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं वो है गुप्त काल वंश, जो 240 से 550 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने लगभग 240 से 280 के बीच में किया था। ठीक है। तो लेकिन वंश का जो वास्तविक शक्ति और जो प्रसिद्धि था वो चंद्रगुप्त प्रथम को मिलता है। इसके इसके शासनकाल में ही मिलता है। तो जो वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही बोला जाता है। ठीक है। इसका ये साम्राज्य देख सकते हैं गुप्त एम्पायर का, कि कितना ये फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक। मतलब लगभग आज का जो पाकिस्तान है और ये पश्चिम बंगाल है वहाँ तक, मतलब बांग्लादेश को ऐसे कवर करते हुए जितना आज के टाइम में जो भारत है, केवल ये साउथ इंडिया को छोड़कर ही उस टाइम पे ये मतलब लगभग सभी को यहाँ कैप्चर कर ही लिया था गुप्त काल वंश में, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसका जो गुप्त वंश के जो शासक वैश्य थे, वैश्य जैसे होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जो इसके शासक थे वो वैश्य कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अर्थात ये इनको जो बोला जाता है, ये भगवान विष्णु के उपासक थे। किसके? ये विष्णु के उपासक थे। गुप्त शासक ने बिहार के स्थान पर अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशंबी को बनाया था। किसका? कौशंबी। कौशंबी को अपना राजधानी बनाया था गुप्त काल के। देखिए, गुप्त काल में जो छुआछूत था, गुप्त काल में जो छुआछूत था, छुआछूत, ऊंच नीच, सती प्रथा, ऐसे जो कुरीतियाँ जो थीं वो बहुत ही चरम पर बढ़ रही थी, बहुत ही चरम पर ये बढ़ रही थी। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार बोला जाता था। दिनार, सोने की मुद्रा को क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता था। और इसका वास्तविक संस्थापक, जो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक है, उसको चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे ये गुप्त काल में कितने शासक आए और उनका जो काम क्या था वो हम लोग इस वीडियो में, लेक्चर में देखेंगे। तो आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट करता है और ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ये कोई बहुत सारे, मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, लड़कियां हैं, उनका वीडियो और चैनल बहुत मैंने मिलियन में देखा है, लेकिन अगर कोई एजुकेशनल चैनल होता है तो केवल बच्चे जो आते हैं देख कर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनका जो डिमोटिवेट हो जाता है, जो पढ़ाने वाला आगे का सामने बंदा जो रहता है वो भी डिमोटिवेट हो जाता है कि भाई एक चीज़ मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए कोई अप्रिसिएट नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, पटना को बनाया था। पटना में अपनी राजधानी को बनाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। और ये लिच्छवी की राजकुमारी जो कुमार देवी, उससे ये शादी किया था और उसको अपना रानी बनाया था। इससे क्या हुआ था, लिच्छवी से संबंध, लिच्छवी देश से क्या संबंध, बहुत अच्छा खासा मित्रता हो गई थी। और ये अपने आप को महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया हुआ था। और इसका जो पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, तो ये आगे चलकर यही राजा बनता है गुप्त काल वंश में। तो समुद्रगुप्त को देख लेते हैं। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के बीच में इसने शासन किया और चंद्रगुप्त प्रथम का यह पुत्र था। इसे भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। इसे भारत का, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। और इसका खास बात ये था कि ये अपने आप को लिच्छवी का नाती बोलता था। लिच्छवी का नाती,
नाती क्यों बोलता था, क्योंकि इसका जो पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, वो लिच्छवी की रानी कुमार देवी से शादी किए थे, विवाह किए थे। तो ये क्या हुआ, नाती हुआ। तो ये अपने आप को लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी का नाती बोलता था। इसके बचपन का नाम जो था कांच था, कांच। इसके बचपन का नाम क्या था, कांच था, जिसे नेपोलियन बोला जाता था, नेपोलियन बोला जाता था। पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो था 3 समुद्र का पानी पीता था, 3 समुद्र का पानी पीता था। और इसका मतलब क्या होता है समुद्रगुप्त का, ऐसे पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका मतलब यह है कि जो दक्षिण भारत राज्य था समुद्रगुप्त के सामने, ये दक्षिण भारत है, समुद्रगुप्त के सामने 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका मतलब है कि ये जो 3 कोना है, 3 कोना भारत, ये दक्षिण भारत जो है, इसका जो राज्य था समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था, नतमस्तक था, समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। श्रीलंका के शासक ने बोधगया में मंदिर बनवाने के लिए बोधगया में मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजता है। श्रीलंका के शासक, रुक जाइए इसको पहले इरेज कर देता हूँ, हट जा भाई। श्रीलंका के शासक, श्रीलंका के शासक ने बोधगया में मंदिर बनवाने के लिए, बोधगया कहाँ पर है, बिहार में, मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त के सामने एक दूत भेजता है, अपना एक दूत भेजता है, अनुमति लेने के लिए दूत भेजता, और समुद्रगुप्त ने उस दूत को अनुमति भी दे देता है श्रीलंका ऐसे बोधगया में एक मंदिर बनाने के लिए। समुद्रगुप्त की जो नीति थी, नीति ऐसे मतलब अपने राज्य के प्रति, साम्राज्य के प्रति जो नीतियाँ थीं, वो एक विस्तारवादी था और अशोक के विपरीत था। अशोक मतलब अशोक बोले तो ये जो अशोक महान अशोक था, इसका क्या था कि ये तो जब कलिंग पर आक्रमण किया था, नरसंहार करने के बाद ये अपना रुख बदल लिया था। लेकिन समुद्रगुप्त ऐसा नहीं था, वो विस्तारवादी विस्तारवादी नहीं था अशोक, लेकिन ये विस्तारवादी, समुद्रगुप्त ये विस्तारवादी निकला। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की थी, कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की थी, जिस कारण समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता था, कविराज भी बोला जाता था। समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए और सैनिक के वेशभूषा में दिखाते हुए सिक्का चलवाया था। तो सिक्कों पर बीड़ा, ऐसे नहीं, बीड़ा बजाते हुए और सैनिक का वेशभूषा को बनाते हुए इसने एक सिक्का चलवाया था, जो ये समुद्रगुप्त के सबसे अधिक प्रसिद्ध सिक्का मयूर शैली का सिक्का होता था। मयूर शैली का ये सिक्का सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था समुद्रगुप्त के समय में। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक अयोग्य शासक था। और ये रामगुप्त शासक कौन था, ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक था रामगुप्त और एक था चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी द्वितीय बोलते हैं, द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, ये छोटा पुत्र था। तो रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त सेकेंड। अब हम इसको देखते हैं, रामगुप्त को देखते हैं। रामगुप्त ये बड़ा होने के कारण, यानी समुद्रगुप्त के ये बड़ा पुत्र था, इसके बड़ा होने के कारण पिता की गद्दी पर रामगुप्त बैठता है। रामगुप्त पिता की गद्दी पर कौन बैठता है, रामगुप्त बैठता है। लेकिन ये क्या था, निर्बल और ये डरपोक कायर शासक था। इसलिए इसकी जो शासन काल है केवल 375 तक ही, यानी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ये गद्दी से हट जाता है। ये शक वंशों द्वारा पराजित हो जाता है। किसके, शक वंशों द्वारा पराजित हो जाता है। और अत्यंत मतलब इसका बहुत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को
जो शक राज को भेंट कर देता है। तो कितना मतलब इंसल्ट की बात होता है कि इसकी जो पत्नी होती है, ये शक वंश के जो शासक थे, उससे ये पराजित हो जाता है। जब आक्रमण इन दोनों में आक्रमण होता है तो इसकी रामगुप्त की हार हो जाती है और ये एक संधि होता है, और संधि के मुताबिक जो रामगुप्त था अपनी पत्नी को शक वंशों के सामने ऐसे समर्पण कर देता है, मतलब उनको भेंट दे देता है, गिफ्ट के रूप में ऐसे भेंट दे देता है, जिससे इसके चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, इसका छोटा भाई था, वो काफ़ी नाराज होता है। और इस नाराज़गी के कारण उस गुप्त काल में, गुप्त साम्राज्य में काफ़ी प्रजाओं में ऐसे नाराज़गी भी होता है, जिसके कारण इसको गद्दी से हटाया जाता है, रामगुप्त को गद्दी से हटा दिया जाता है, और फिर से जो गुप्त वंश का जो अगला शासक बनता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की होती है। चंद्रगुप्त अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या भी कर देता है। हत्या करने के बाद ही ये गद्दी पर बैठता है, क्योंकि ये अपने राज्य की जो अपमान होता है वो उसको सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि क्योंकि रामगुप्त ने उसकी भेंट शक वंश के जो शासक हैं उसको दे दिया था, गिफ्ट के रूप में अपनी पत्नी को दे दिया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करता है, रामगुप्त की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो उसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी को छुड़ाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लेता है। चंद्रगुप्त विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद ये गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 375 में बैठता है। 375 से इसका शासन कार्य 415 तक चलता है, यानी 40 वर्ष तक ये शासन करता है। इसके न्याय का सिंहासन पत्थर का बना होता है। जिस पर ये चंद्रगुप्त बैठता था वो पत्थर का बना हुआ था। ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ये चांदी का भी सिक्का चलवाया था, इसने चांदी का सिक्का चलवाया था। इसके काल में हिंदू धर्म का बहुत विस्तार हुआ था इसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जिसको स्वर्ण काल भी बोलते हैं, स्वर्ण काल बोलते हैं। और इसी की वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय की वजह से ही जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण काल भी बोला जाता है। इसकी वजह से ही बोला जाता है स्वर्ण काल। इसने यूनान के शक वंशों का अंत किया था। इसका जो भाई था रामगुप्त, वो तो नतमस्तक हो गया था उनके सामने, शक वंशों के सामने, लेकिन इसने शक वंशों का क्या किया था? अंत किया था। ये बड़ी बात है, अंत किया था किसका? शक वंशों का अंत किसने किया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। और अंत करने के बाद ये सूरवीर की उपाधि धारण करता है, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं। सूरवीर की उपाधि धारण करने के बाद उपाधि धारण करता है, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं। इसके दरबार में नवरत्न होते थे, नौ रत्न, जिसमें से दो रत्न आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कालिदास इसी गुप्त काल वंश के समय में ही थे, कालिदास, और एक थे वराहमीर। एक थे कालिदास, एक थे वराहमीर। इन 9 रत्नों में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने दुनिया की पहली ऐसी विश्वविद्यालय नालंदा बनवाया था। नालंदा किसके समय बना था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय ये दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे पहली विश्वविद्यालय नालंदा में बनवाया था, जिसमें हॉस्टल की भी सुविधा थी। और इसमें महायान की शिक्षा भी दिया जाता था। महायान, जो बौद्ध धर्म में महायान होता था, उसमें महायान की भी शिक्षा दी जाती थी। किसमें? नालंदा के विश्वविद्यालय में। इस महायान शाखा को ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? ऑक्सफोर्ड। इस महायान की शिक्षा जो होती थी, शाखा को क्या बोलता था? ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता था। इसके दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान कौन आया था? फाहयान आया था। तो ये जितना मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट करते हुए लिखेगा, क्योंकि यही एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शनल जो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाहयान है ये चीनी बौद्ध यात्री था। और इसका जो यात्रा है, इसका कौन सी किताब में मिलता है फाहयान का? तो इसका मिलता है फो क्यू की
फो क्यू की बुक में मिलता है। इसकी जो यात्रा है, भारत की यात्रा में जो मिलता है फायान की एक बुक है फो क्यू की। तो उस बुक में ये फायान की यात्रा की जिक्र की गई है। जब वो भारत में गया तो क्या क्या, ये नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ पर क्या क्या देखा है, तो इस बुक में सारा डिटेल्स में दिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र होता है कुमारगुप्त, वो बनता है। कुमारगुप्त इसका जो पुत्र होता है, कुमारगुप्त वो राजगद्दी पर बैठता है। कुमारगुप्त राजगद्दी पर ये कुमारगुप्त बैठता है। तो कुमारगुप्त को देख लेते हैं। 415 से 455 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है और प्राचीन भारत में 3री से 5वीं सदी तक ये शासन करने वाला गुप्त राजवंश का राजा था। ये 3री से 5वीं सदी, 3री से 5वीं सदी तक ये शासन करने वाला, गुप्त वंश में शासन करने वाला ये राजा था कुमारगुप्त। इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी जो पटना है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय ऐसे बना था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, लेकिन कुमारगुप्त ने उसका देख रेख करना और उसको आगे बढ़ाना ये कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। यानी चंद्रगुप्त सेकेंड का जो पुत्र था कुमारगुप्त, उसने किया था। इसके 2 पुत्र थे। इसके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे और वो थे स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त 2 पुत्र थे, स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त। समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त, ये ध्यान दीजिएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को देख लेते हैं कि इसका बड़ा बेटा होता है स्कंदगुप्त, तो गद्दी पर यही बैठेगा। कुमारगुप्त के जाने के बाद गद्दी पर ये बढ़ता है स्कंदगुप्त। तो 415 से 467 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है और भारत में, प्राचीन भारत में 3री से 5वीं तक सदी शासन करने वाला ये गुप्त राजवंश का ये 8वां राजा था स्कंदगुप्त। इसके समय में भी इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में भी थी। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसने कर लिया और हूणों से महान गुप्त साम्राज्य धावा बोला, लेकिन वीर स्कंदगुप्त ने उसका सफल प्रतिरोध कर उसे खदेड़ दिया। हूणों का मतलब आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के टाइम में हूणों का आक्रमण हुआ था। और ये हूण को क्या होते थे ये भी मैं अभी बताऊंगा आगे। ये फारस से यानी ईरान से अफगानिस्तान तक था, ये हूण हुआ करते थे। हूण एक कबीला थी, वो आए थे भारत में और ये भारत में आए थे। और स्कंदगुप्त के टाइम में जब ये आक्रमण करते हैं तो ये भारत में अपना स्थापत्य जमाने के लिए स्कंदगुप्त से आक्रमण करते हैं, लेकिन स्कंदगुप्त ने बहुत ही पुरजोर तरीके से उसका विरोध करता है और उन्हें खदेड़ देता है। हूणों के अतिरिक्त पुष्यमित्र को भी पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने किसको और पराजित किया था? पुष्यमित्र को। पुष्यमित्र कौन था? ये मैं पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ पुष्यमित्र कौन था। शुंग वंश का जो संस्थापक पुष्यमित्र, ये भी एक सामंती था, ये क्षत्रिय ब्राह्मण था। तो इसको पुष्यमित्र को भी हराया था। ये स्कंदगुप्त किसको हराया था? पुष्यमित्र को भी ये हराया था। पुष्यमित्र को परास्त करने के बाद स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की, ये भी उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य सूरवीर की उपाधि धारण स्कंदगुप्त भी करता है। स्कंदगुप्त ने दिल्ली में विष्णु स्तंभ, ऐसे कई इतिहासकार मानते हैं, जो ये विष्णु स्तंभ किसको बोलते हैं? कुतुब मीनार को बोलते हैं। कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त ने ही विष्णु स्तंभ का निर्माण कराया था। तो इसमें कुतुब मीनार में जो है बहुत विवादास्पद ये मतलब ये एक मीनार है। कई इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, लेकिन इसमें स्कंदगुप्त का भी जिक्र होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी जिक्र होता है। अब आगे देखिए इसमें क्या हुआ। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 में होता है। 467 में होता है। हालांकि गुप्त वंश का अस्तित्व 100 वर्षों तक भी बना रहता है, 100 वर्षों तक भी बना रहता है, क्योंकि और भी राजा आए बने गुप्त काल में। धीरे धीरे ये भी कमज़ोर होता गया, क्योंकि इसमें भी जो भूदान की प्रक्रिया थी इसमें भी थी। गुप्त वंश के समय मध्य एशिया में हुंड आक्रमणकारी आए थे। और उन्होंने गुप्त वंश को धीरे धीरे समाप्त करना चालू कर दिए। लेकिन हुंड के आक्रमण के बाद भी गुप्त वंश का जो शासन था
100 वर्ष तक था। ये हुंड के आक्रमण करने के बाद भी 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक ऐसे सोच सकते हैं कि 100 वर्षों तक इसका शासन काल यानी गुप्त काल का ये गुप्त काल चलता रहा। गुप्त वंश का पतन जो सामंत व्यवस्था के कारण होता है, और सामंत व्यवस्था जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें भूदान प्रक्रिया होती थी, और भूमि के जब दान दिया जाता है तो बहुत जो होते हैं सामंती होते हैं वे धीरे धीरे धनी हो जाते हैं। धनी होने के कारण वो अपना अलग राज्य बना लेते थे। तो ये भूदान के कारण मतलब सामंत व्यवस्था के कारण ये भी गुप्त वंश भी यदि इसका भी पतन होने लगा। हुंड हम लोग पढ़ लेते हैं, तो ये हुंड होता क्या है। हुंड, तो देखिए ये हुंड जो है इसको मल्लेच मल्लेच भी बोला जाता है। मल्लेच ये फारस से आए हुए थे, जो ईरान से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। फारस से आए थे। इसकी राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। ये वही बामियान है जिसमें पहाड़ को काटकर बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, और वर्तमान टाइम में तालिबान के आतंकवादियों ने उस बम से उड़ा दिया था। ये बुद्ध की प्रतिमा को बम से उड़ा दिया था। देखिए तारा मांड और मिहिर कुल के दो प्रमुख हुंड आक्रमणकारी ही थे। कौन थे? तारा मांड और मिहिर कुल। इसके ये जो दो प्रमुख हुंड आक्रमणकारी थे, इसमें से मिहिर कुल बौद्ध विरोधी था। ये बौद्ध विरोधी था। मिहिर कुल बौद्ध विरोधी था और मूर्ति भंजक था। मतलब मूर्ति भंजक का मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला ये शासक था, आक्रमणकारी था। स्कंदगुप्त का जो जूना अभिलेख है, इन हुंड आक्रमणकारी की जानकारी मिलता है। जो जूना अभिलेख है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ का अभिलेख है, उसमें ये हुंडों का जो आक्रमण किए थे उनकी जानकारी जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। हुंड आक्रमण करने के बाद भी गुप्त काल में जो शासक आए थे ये 550 तक जारी रहा। 550 तक गुप्त काल वंश जारी रहा, और उसमें से जो शासक आए, पहला आया था पुरुगुप्त आया था, कुमारगुप्त, फिर से कुमारगुप्त आया था। कुमारगुप्त ये दूसरा है, वो कुमारगुप्त नहीं है जो हम लोग पढ़े थे। ये कुमारगुप्त सेकेंड है। उसके बाद आया था बुद्धगुप्त आया था। फिर से उसके बाद आया था नरसिंहगुप्त आया था। फिर से कुमारगुप्त आया था, और ये कुमारगुप्त तृतीय था। ये अलग अलग हैं, जितने भी कुमारगुप्त हैं सब अलग अलग हैं, ये एक ही को मत समझ लीजिएगा। और एक है विष्णुगुप्त। गुप्त काल में भी सामंत व्यवस्था होने के कारण यानी भूदान इसमें भी दिया जाता था, तो इसके कारण जो गुप्त वंश है धीरे धीरे टूटने लगा। जिसमें गुप्त काल के सामंत पुष्यभीति था। इसमें गुप्त काल में एक सामंत था पुष्यभूति। इसमें एक सामंत था पुष्यभूति, जो इसने पुष्यभूति वंश की नींव रखा और आगे चल के वर्धन वंश कहलाया। तो अगला जो वंश आने वाला है ये पुष्यभूति। सामंत अधिकारी को बोलते थे। सामंत मतलब अधिकारी होता था। तो गुप्त काल में जो सामंती था एक पुष्यभूति था, तो ये भी इसको भी दान मिला था, भूदान मिला था। तो ज़मीनों का दान इसको भी मिला था। तो धीरे धीरे करके इतना ज़मीन इसके पास आ गया था, तो ये अपना अलग ही साम्राज्य स्थापित करने लगा। और धीरे धीरे 100 वर्षों के बाद, मतलब जब स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद भी 100 वर्षों तक शासन रहा गुप्त वंश का, उसके बाद भी सामंत व्यवस्था चलता रहा, और उसमें से एक सामंती निकला था पुष्यभूति, और आगे चलकर इसने एक वर्धन वंश की स्थापना किया। पुष्यभूति आगे चलकर वर्धन वंश की स्थापना करता है, और इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में जो भी आपका क्वेश्चन है वो भी डाल दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।